चैप्टर 66। अब अपने इन आंखों से मोटे मोटे आंसू मत बहाना। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया। पता नहीं क्यों आज शिवाय का दिल कह रहा था छुई मुई ने कोई ना कोई ड्राइंग जरूर बनाई होगी। शिवाय फिर से अपने कमरे में आर्य के स्क्रैच ढूंढने लगा। थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद शिवाय के हाथ आर्या की ड्राइंग के पेपर लग गए। शिवाय ने ड्राइंग देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने आज जो कुछ भी मॉल में हुआ था उन सब को तस्वीर में उतार दिया था। अब आगे करीब 12 पेज पर आर्य ने अपनी ड्राइंग बनाई थी। शिवाय एक एक करके उन्हें ड्राइंग को देख रहा था और तभी उसकी नजर आखिरी के पेज पर पड़ी, जिसे देखकर शिवाय की आंखें खुल गई। उसे पेज पर शौर्य, आर्य और दृष्टि तीनों ही बने हुए थे। तीनों ही सड़क पर खड़े थे और एक बिल्डिंग की एक खिड़की पर एक आदमी रिवाल्वर लेकर खड़ा था। शिवाय ने पेंटिंग देखी तो समझ गया कि आर्या ने शूटर को देखा है जिसने शिवाय को शूट किया था। शिवाय को पेंटिंग देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। शिवाय इतना तो समझ गया कि आर्या बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन वह बताने की हालत में नहीं है। आर्या बहुत कुछ ऐसा जानती है जो शायद हम सब से छुपा हुआ है, जो शायद शौर्य भी नहीं जानता, लेकिन आर्य किसी को बता नहीं सकती। पता नहीं आया कब ठीक होगी, कब वह अपनी दिल की बात बताएगी, कब उसे किसी पर पूरी तरह से ट्रस्ट होगा। शिवाय अपने ही ख्यालों में था तभी राजवीर शिवाय के कमरे में आया। शिवाय ने राजवीर को देखा तो उसे पेंटिंग के पेपर पकड़ाते हुए कहा, देखो राजवीर, यह छुईमुई अपने दिल में बहुत सारे राज दबाकर बैठी है। इसने शूटर को देखा है लेकिन बता नहीं सकती। समझ नहीं आता इससे कैसे पूछूं, और अगर मैंने पूछ भी लिया तो यह मुझे बताएगी कैसे। राजवीर पेपर देखता हुआ बोला, सर यह बात तो तय है कि कोई आपके और शौर्य की लड़ाई का फायदा उठाना चाहता है। भगवान ना करे अगर शौर्य उस दिन मर जाता तो दृष्टि और आर्य दोनों यही सोचती कि आपने शौर्य को मरवाया है। लेकिन शायद यशोदा माँ के हुए अच्छे कर्म हमारे सामने आ गए, जिसकी वजह से शौर्य बच गया और आप एक बहुत बड़े गिल्ट से आजाद हो गए। राजवीर की बात सुनकर शिवाय बोला, राजवीर कुछ भी हो हमें बहुत जल्द ही छुईमुई को ठीक करना होगा ताकि वह अपने दिल की सारी बातें हमें बता दें और हमें उस आदमी का पता चल जाए जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। पता नहीं, मेरा दिल कहता है शौर्य पर गोली चलाने वाला आदमी का कनेक्शन हो ना हो मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट से है। राजवीर बोला, सर अगर आप कहें तो मैं एक्सीडेंट की फिर से इन्वेस्टिगेशन करवा दूं। मेरा दिल कह रहा है कि यह एक्सीडेंट शौर्य ने नहीं किया। शौर्य के चेहरे पर जरा सा भी गिल्ट नहीं है। शौर्य हमारे सामने अकड़कर खड़ा होता है। आप भी जानते हैं शौर्य कुछ भी गलत करता था तो नजरें झुकाता था। शिवाय को राजवीर की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन फिर भी शिवाय ने कहा, राजवीर, शौर्य ने पुलिस के सामने खुद कन्फेस किया था कि यह एक्सीडेंट उसी ने किया है। इसी के बेस पर हमें पता चला था कि वह एक्सीडेंट शौर्य की गाड़ी से हुआ है। फिर भी मैंने कंफर्म करने के लिए बलराज से पूछा से बलराज ने भी शौर्य का नाम लिया था। राजवीर बोला, हो सकता है सर शौर्य ने यह सब मजबूरी में कहा हो, एक्सीडेंट किसी और ने किया हो और शौर्य को ब्लैकमेल किया हो, फिर शौर्य ने मजबूर होकर सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया हो। शिवाय को राजवीर की बातें समझ आ रही थी क्योंकि राजवीर शिवाय से बड़ा था और शिवाय से ज्यादा समझ रखता था। कुछ सोचकर शिवाय बोला, ठीक है राजवीर, इस बार इन्वेस्टिगेशन तुम खुद करोगे, खुद एक एक चीज को मॉनिटर करोगे और जल्द से जल्द पता लगाओगे यह एक्सीडेंट किसने किया, शौर्य ने इसका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। जितनी जल्दी हो सके इस मिस्ट्री को सुलझाओ राजवीर। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस मिस्ट्री को सुलझा दूं। राजवीर कमरे से गया और आर्य कमरे में आ गई। आर्य को देखकर शिवाय बोला, चुलमुही डिनर खत्म कर लिया। आर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने फिर पूछा, नींद आ रही है?
आर्य ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से कुछ फाइल लेकर चला जाऊंगा। आर्य ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय अपने कुछ फाइलों को फिर से ढूंढने लगा। 10 मिनट बाद शिवाय की नजर बेड पर गई तो आर्य सो चुकी थी। शिवाय ने अपनी फाइल्स और लैपटॉप उठाया और कमरे से बाहर जाने लगा। जैसे ही वह गेट तक पहुंचा वह वापस आया। शिवाय आर्य के पास गया। उसने आर्या के बालों को हल्का सा सहलाया, फिर उसके बालों पर एक किस किया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया और चला गया। शिवा जैसे अपने कमरे के बाहर आया, उसका दिल और दिमाग उसे ही देख रहे थे। शिवाय ने उन दोनों को देखकर एक लंबी सांस के साथ कहा, हटो यहाँ से, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर शिवाय भी दूसरे कमरे में चला गया। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन पीहू को खाना खिला रहा था। हीर अब तक नीचे नहीं आई थी। हर्षवर्धन को अब हीर की टेंशन होने लगी थी। हर्षवर्धन और हीर के बीच अभी ऐसा रिश्ता नहीं बना था कि हर्षवर्धन जाकर सीधा सीधा हीर से बात कर ले। पीहू को खाना खिलाने के बाद हर्षवर्धन ने पीहू को सोफे पर बैठा दिया और फिर काका की तरफ देखकर कहा, काका हीर को बुलाकर लाइए, उसने आज दोपहर से कुछ नहीं खाया। हर्षवर्धन की बात सुनकर काका हीर के कमरे में चले गए। काका ने कमरे में जाकर देखा तो हीर बालकनी में खड़ी थी। काका ने हीर को आवाज लगाते हुए कहा, बिटिया आज खाना नहीं खाओगी, चलो नीचे, पीहू कब से बुला रही है। काका की आवाज सुनकर हीर ने पलटकर देखा। हीर की आंखें इस वक्त सूजी हुई थी। हीर चुप तो थी, लेकिन चेहरे से पता चल रहा था कि वह कितना रोई है। मंदिर में जो कुछ भी हीर ने अपने बारे में सुना था, ना चाहते हुए भी वह सब उसके ज़हन में बार बार आ रहा था। हीर काका के पास आकर बोली, काका एक बात बताइए, एक हस्ताक्षर करने से शादी हो जाती है? हीर को सच में कोर्ट मैरिज का मतलब नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि कोर्ट मैरिज भी होती है। हीर हर्षवर्धन से पूछना तो चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन के सामने हीर की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए उसने काका से ही पूछ लिया। काका बोले, हाँ बिटिया होती है। वह शादी तो सबसे ऊपर होती है, उस शादी को कोई नहीं तोड़ सकता। वह तो भारतीय कानून के अनुसार होती है, मतलब कि भारत के कानून ने भी तुम्हें और हर्षवर्धन को पति पत्नी मान लिया है। हीर काका की बात सुनकर कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी नजर गेट पर गई, जहां हर्षवर्धन खड़ा था। हर्षवर्धन को देखकर हीर के शब्द हीर के गले में ही रह गए। हर्षवर्धन ने काका को इशारा किया और काका कमरे से चले गए। हीर फिर से गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। हर्षवर्धन से कुछ भी कहने की हिम्मत हीर में नहीं थी। हीर ने तो कभी अपने ससुराल वालों के सामने भी जुबान नहीं खोली थी, फिर वह हर्षवर्धन से कैसे कुछ पूछ लेती, लेकिन हर्षवर्धन उसके दिल की हालत समझ रहा था। हर्षवर्धन अब समझ गया था कि काकी ने जो कुछ कहा वह ठीक था। हीर भी चाहती है कि शादी ट्रेडिशन तरीके से हो, लेकिन कह नहीं पाती। हर्षवर्धन हीर के पास आया, उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसे सोफे पर बैठा दिया और खुद पंजों के बल बैठकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, हीर शादी कैसे होती है? हीर घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं रही थी। हर्षवर्धन ने फिर से अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, हीर प्लीज मुझे बताओ शादी कैसे होती है? हीर ने हिचकिचाते हुए कहा, जब अग्नि को साक्षी मानकर फेरे होते हैं। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, तुम चाहती हो हमारी शादी रीति रिवाज से हो? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन बोला, ठीक है, हम बहुत जल्दी रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे, इसी बहाने तुम मेरी फैमिली से भी मिल लेना। हीर ने हैरान होकर पूछा, आपकी फैमिली? हर्षवर्धन बोला, हाँ, मेरे 3 नालायक भतीजे और 1 लायक भतीजी भी है। शिवाय, दिव्यांश, विराज, यह तीनों मेरे भतीजे हैं, और रूही। रूही मेरी भतीजी। रूही फिलहाल लंदन में है।
जब सुनेगी कि मैं शादी कर रहा हूं तो बहुत जल्द मेरे पास भागती हुई आएगी। हीर ने धीरे से फिर पूछा, और कौन है आपके परिवार में? हर्षवर्धन बोला, पहले तो बहुत थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। फिलहाल तो बस यही है। और हाँ, दो और हैं, एक पैंथर जो दिव्यांश का मैनेजर भी है, और दोस्त भी, एक राजवीर जो हमेशा शिवाय का साया बनकर उसके साथ रहता है। मैं पैंथर और राजवीर को भी अपने भतीजे से कम नहीं समझता। जितना प्यार अपने भतीजे को करता हूँ उतना ही पैंथर और राजवीर को भी करता हूँ। जब वह यहाँ आएंगे तब तुम सबसे मिल लेना। हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन खड़ा हो गया और उसने हीर को भी खड़ा करके कहा, चलो अब खाना खा लो, तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, और अब अपने इन आंखों से मोटे मोटे आंसू मत बहाना। हीर में फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन हीर को लेकर नीचे आ गया और फिर दोनों ने मिलकर डिनर किया। पूर्वी का फ्लैट। पैंथर और दिव्यांश दोनों ही फ्राइड राइस को घूर रहे थे। दिव्यांश को पैंथर पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह फ्राइड राइस कम पुलाव ज्यादा लग रहे थे। पैंथर बोला, सर मुझे गुस्से में देखने से कुछ नहीं होगा, हम इसमें कुछ ना कुछ करेंगे तो यह टेस्टी बन जाएंगे। पैंथर ने उसमें नींबू निचोड़ दिया, थोड़ा सा देसी घी डाल दिया और फिर बोला, सर अब टेस्ट करके देखिए, बताइए कैसा है। दिव्यांश ने टेस्ट करके देखा तो मुंह बनाकर कहा, अब तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बेकार हो गया है, तू खुद ही खाकर देख ले। पैंथर ने भी जब फ्राइड राइस खाकर देखे तो उसका भी मुंह सड़ गया। पैंथर बोला, जिंदगी में पहली बार कुछ बनाया और वह भी एकदम गोबर जैसा। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तो फाइनली तूने मान लिया कि तू गोबर जैसा खाना बनाता है। पैंथर बोला, सर मुझे ताना मारना हो गया हो तो सोच लीजिए क्या बनाएं। दिव्यांश बोला, पिछले आधे घंटे से किचन में खड़े हैं लेकिन कुछ नहीं बना पाए, अब तो दृष्टि पक्का सोचेगी कि मैं बस बातें ही बना सकता हूं। दिव्यांश की बात सुनकर पैंथर को भी हंसी आ गई। पैंथर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, तो सही सोचेगी ना दृष्टि भाभी, आपको कहाँ कुछ बनाना आता है, आप तो बस बातें ही बनाते हो। थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्यांश बोला, चल थोड़े से पकोड़े बना देते हैं, चटनी से खिला देंगे। दोनों ने फिर से यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे पकोड़े बनाने लगे। दिव्यांश ने हाथ से ही बेसन घोल दिया और कढ़ाई में छोड़ने लगा। जब दिव्यांश कढ़ाई में आलू छोड़ रहा था तो पैंथर करछी लेकर खड़ा था। दोनों ही बहुत फनी लग रहे थे। दिव्यांश के तो एक कुशल गृहिणी की तरह माथे पर भी थोड़ा सा बेसन लग गया था। पैंथर ने दिव्यांश की नजर उतारते हुए कहा, हाय नजर ना लगे मेरे वीर जी को, आज तो यशोदा माँ को भी फेल कर दिया। आज अगर यशोदा माँ होती तो आपकी नजर उतारती हुई नहीं थकती। डन। चैप्टर 67। दोनों ने फिर से यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे पकोड़े बनाने लगे। दिव्यांश ने हाथ से ही बेसन घोल दिया और कढ़ाई में छोड़ने लगा। जब दिव्यांश कढ़ाई में आलू छोड़ रहा था तो पैंथर करछी लेकर खड़ा था। दोनों ही बहुत फनी लग रहे थे। दिव्यांश के तो एक कुशल गृहिणी की तरह माथे पर भी थोड़ा सा बेसन लग गया था। पैंथर ने दिव्यांश की नजर उतारते हुए कहा, हाय नजर ना लगे मेरे वीर जी को, आज तो यशोदा माँ को भी फेल कर दिया। आज अगर यशोदा माँ होती तो आपकी नजर उतारती हुई नहीं थकती। अब आगे। दिव्यांश थोड़ा गुस्से में बोला, इस डंडे को ढंग से पकड़ ले। पैंथर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, सर यह डंडा नहीं है, करछी कहते हैं इसे। दिव्यांश ने छोटी आंखें करके पैंथर को घूर कर देखा। पैंथर बोला, सर थोड़ा धीरे छोड़िए, चर चर की आवाज हो रही है। फाइनली दोनों ने इस बार अपनी सोच समझ से अच्छे से पकोड़े बना लिए। दिव्यांश बहुत अच्छे से पकोड़े को ट्रे में सर्व कर रहा था, एकदम किसी प्रोफेशनल कुक के जैसे। दिव्यांश को इतनी मेहनत करता हुआ देख पैंथर बोला, सर भाभी को दिखाई नहीं देता।
दिव्यांश ने गुस्से से पैंथर को देखा और बोला, साडू, मुझे तो दिखाई देता है। मुझे तो अच्छा लगना चाहिए, आखिर मैंने पहली बार अपनी दृष्टि के लिए कुछ बनाया है। दिव्यांश हॉल में पकोड़ों की प्लेट ले जाता हुआ बोला, तू भी खा लियो, तूने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया। दिव्यांश के जाते ही पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जो भी था, दिव्यांश पैंथर का ख्याल रखता था। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत अहम थे। दिव्यांश पकौड़े लेकर हॉल में बैठा गया, जहां दृष्टि इंतजार कर रही थी। दिव्यांश दृष्टि के सामने रखी हुई टेबल पर पकौड़े रखता हुआ बोला, मैम, मुझे आपके घर में सामान का अंदाजा नहीं है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से पकोड़े बना दिए। आप टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। दृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मैनेजर, आपने इतनी मेहनत से बनाए हैं तो टेस्टी ही होंगे। भला मैं आपके खाने में कमी कैसे निकाल सकती हूँ? आपको तो कितने सालों का एक्सपीरियंस है। पैंथर दूर से दिव्यांशु दृष्टि को देख रहा था और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दिव्यांश बोला, मैम, आप खाकर तो देखिए। पैंथर मन ही मन बोला, खा लीजिए भाभी, बेचारे ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। बेचारे की ऐसी तैसी हो गई पकौड़े बनाने में। दृष्टि ने अंदाजे से एक पकौड़ा अपने हाथ में लिया और उसे हल्का सा तोड़कर चटनी में डुबोने की कोशिश करने लगी। लेकिन दृष्टि अपने अंधेपन के चलते ठीक से खा नहीं पा रही थी। दिव्यांश बोला, मैम, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूं। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था वह दिव्यांश से हेल्प ले या नहीं। दृष्टि को चुप देखकर दिव्यांश ने खुद ही दृष्टि को पकौड़े खिलाने लगा। दृष्टि भी नम आंखों से खाने लगी। दृष्टि को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था वह खुद से खाना भी नहीं खा सकती। दृष्टि की आंखें नम देखी तो दिव्यांश ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मैम, डिश टेस्टी नहीं है? दृष्टि बोली, नहीं नहीं, पकौड़े तो बहुत टेस्टी है। बहुत दिनों बाद पकौड़े खाए हैं। मिस्टर मैनेजर, आप ही खा लीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। दिव्यांश दृष्टि को खिलाता हुआ खुद भी खाने लगा। पैंथर दूर से दोनों की वीडियो बना रहा था, क्योंकि वो जानता था दिव्यांश को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आधे घंटे बाद दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर, अब आप चले जाइए। मेरे वजह से आपने बहुत परेशानी उठाई है। अब आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। दिव्यांश का मन तो दृष्टि के पास से जाने का ही नहीं था। दिव्यांश तो पूरा दिन आज दृष्टि से बात करने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन कर नहीं पाया। दिव्यांश यह भी जानता था अगर अब वह नहीं गया तो दृष्टि को शक हो जाएगा। दिव्यांश बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप गेट अंदर से लॉक कर लीजिएगा। दिव्यांश ने पैंथर को इशारा किया और दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी के फ्लैट से चले गए। दिव्यांश फ्लैट से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। दिव्यांश फ्लैट की तरफ देख रहा था क्योंकि दृष्टि अभी तक बालकनी में ही खड़ी थी। पैंथर बोला, सर, घर नहीं जाएंगे? वहीं खड़े रहेंगे? दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, दृष्टि जब अंदर जाएगी तब चलेंगे। पैंथर बोला, सर, एक बात कह देता हूँ, मुझे पूर्वी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपके जितना पागलों वाला प्यार नहीं करूँगा। सर बिल्कुल आशिक हो गए हैं। आप चली जाएगी भाभी अंदर, हमें चलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। आज आपने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, पता नहीं कितने सारे डील कैंसिल हो गई, कितने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ी, कितने सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है। दिव्यांश अब भी दृष्टि को देख रहा था, हालांकि दृष्टि दिव्यांश को साफ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच बहुत दूरी थी। फिर भी दिव्यांश दृष्टि को ही निहार रहा था। दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, जब प्यार होता है ना, तो इंसान सबसे ज्यादा वही काम करता है जब वह कभी करना पसंद नहीं करता। जब तुम्हें पूर्वी से सच में प्यार हो जाएगा तब तुम भी कुछ ऐसा करोगे जो तुम कभी नहीं करना चाहोगे। पैंथर बोला, सर, जो भी हो, लेकिन गलत काम तो नहीं करूंगा। हाँ, पूर्वी के लिए फूल लाना, उसे शॉपिंग पर लेकर जाना,
यह सब तो कर दूंगा, लेकिन अगर मेरा प्यार मुझे गलत काम करने के लिए कहेगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, प्यार में कुछ गलत नहीं होता, सब सही होता है। भगवान ना करे तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम नहीं करना चाहते, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर होकर हो सकता है तुम्हें गलत काम भी करना पड़े। पैंथर बोनट पर बैठता हुआ बोला, सर मुझे आपकी यह प्यार व्यार वाली बातें समझ नहीं आती। मैं तो सीधा सीधा पूर्वी को प्रपोज करूंगा, फिर शादी करूंगा, अरे खुशहाल जीवन व्यतीत करूंगा। व्यतीत? दिव्यांश ने हैरानी से पैंथर को देखा। बीताऊंगा, व्यतीत का मतलब होता है बिताऊंगा, पैंथर ने भी जवाब देते हुए कहा। करीब 20 मिनट तक दोनों के बीच खामोशी रही। पैंथर अपने फोन में घुसा जा रहा था और दिव्यांश की नजरें दृष्टि से हट नहीं रही थी। पैंथर थोड़ी देर बाद बोला, सर आपने आज भाभी से बात क्यों नहीं की? आज ही बोल देते कि आपको अपने किए पर पछतावा है और आप उनसे शादी करना चाहते हैं। दिव्यांश जवाब देते हुए बोला, हिम्मत नहीं थी पैंथर, कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत? कैसे माफी मांगू दृष्टि से, समझ नहीं आ रहा। धीरे धीरे दृष्टि से दोस्ती करूंगा, जब दृष्टि को मुझ पर पूरी तरह से यकीन होने लगेगा तब मैं उसे बताऊंगा कि मैं दिव्यांश रघुवंशी हूं। पैंथर अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, सर यह कुछ ज्यादा बढ़ा प्रोसेसिंग नहीं हो गया? मतलब आप कब दृष्टि भाभी के दिल में अपनी जगह बनाओगे? कब दृष्टि भाभी आपकी बातों को समझेगी? कब आप उन्हें अपनी सच्चाई बताओगे? दिव्यांश एक गहरी सांस लेकर बोला, जो भी हो, लेकिन मैं अचानक से दृष्टि को कुछ नहीं बताऊंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद दिव्यांश फिर बोला, पैंथर मेरे और दृष्टि के शादी के पेपर रेडी करवाओ। पैंथर की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। पैंथर बोला, सर आपको लगता है कि दृष्टि में उन पर साइन करेगी? दिव्यांश ने कहा, जानता हूं अगर सच पता चलेगा तो कभी साइन नहीं करेगी, लेकिन अनजान होकर तो साइन कर ही सकती है ना। तुम बस मेरी शादी के पेपर रेडी करवाओ। थोड़ी देर बाद दृष्टि बालकनी से अंदर चली गई। पैंथर ने राहत की सांस ली, जबकि दिव्यांश का दिल फिर से दुखने लगा। पैंथर बोला, सर अब तो ऑप्शन भी नहीं है, अब तो घर चलिए, सुबह से कुत्तों की तरह इधर उधर भाग रहा हूं। दिव्यांश ने पैंथर की तरफ एक मुस्कुराहट पास की और फिर दोनों गाड़ी में बैठकर रघुवंशी मिशन लौट आए। दूसरी तरफ शिवाय के कहने पर राजवीर खुद ही एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। राजवीर इस वक्त पुलिस स्टेशन में था और इंस्पेक्टर से एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहा था। करीब आधा घंटा इंस्पेक्टर से बात करने के बाद राजवीर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। बाहर आते ही राजवीर का फोन वाइब्रेट होने लगा। राजवीर ने फोन देखा तो फोन हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन का फोन देखकर राजवीर के दिल में घबराहट होने लगी। कहीं ना कहीं राजवीर भी हर्षवर्धन से डरता था। हालांकि राजवीर ने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया था और ना ही कोई गलत काम किया था, फिर भी हर्षवर्धन की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि पांचों हर्षवर्धन से डरते थे। राजवीर ने फोन पिक कर लिया और बोला, जी चाचू। हर्षवर्धन बोला, तुम सब कैसे हो, ठीक हो? राजवीर ने हाँ में जवाब देते हुए कहा, जी चाचू सब ठीक है। हर्षवर्धन बोला, अगले हफ्ते मैं शादी कर रहा हूँ, तुम पांचों को पुश्तैनी हवेली पहुँचना है, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी बहाने के। जो भी काम है पोस्टपोन कर दो या पहले खत्म कर लो, लेकिन 5 दिन बाद मुझे तुम सब यही चाहिए। 2 दिन तक फंक्शन होगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर हल्की सी ना के बराबर मुस्कान आई। राजवीर थोड़ा खुश होते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन चाचू, पर चाची कौन है? हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हारी चाची तुम सबसे छोटी है। तुम सब यहीं आ जाओ, तुम सबको एक साथ मिलवा दूंगा। रूही भी 2 दिन बाद इंडिया आ रही है, उसे पिक भी कर लेना और अपने साथ यहाँ ले आना। अगर वह जल्दी आने की जिद करे तो 4 बॉडीगार्ड साथ भेजकर हवेली भेज देना।
लेकिन किसी भी हालत में रूही को यहाँ अकेले मत भेजना। तुम जानते हो हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। उस एक्सीडेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं किसी पर यकीन नहीं करना चाहता। राजवीर ने हाँ कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ पैंथर उठा और नाचता हुआ दिव्यांश के कमरे में घुस गया। दिव्यांश तभी तभी नहाकर बाहर आया था। पैंथर बोला, सर एक गुड न्यूज, चाचू शादी कर रहे हैं। अभी चाचू का ही फोन आया था। हम सबको 5 दिन बाद हवेली बुलाया है और कहा है कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सबको आना है। दिव्यांश ने शर्ट पहनते हुए कहा, रूही भी आ रही है? पैंथर बोला, हाँ रूही भी कल आ जाएगी और वह सीधा पुश्तैनी हवेली ही जाएगी। वह तो मुझसे भी ज्यादा खुश है, अभी व्हाट्सएप पर बात हो रही थी। दिव्यांश बोला, यार पैंथर कोई मैजिक हो सकता है जिससे दृष्टि भी हमारे साथ पुश्तैनी हवेली चले। पैंथर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, सर मैं इतना बड़ा जादूगर नहीं हूँ। ज्यादा से ज्यादा हाथों में सिक्का लेकर उसे गायब कर सकता हूँ, मैं आपकी विश पूरी नहीं कर सकता। दिव्यांश मुस्कुराकर बोला, पैंथर विश पूरी होती हैं। सच कहा है, किसी ने किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलवाने में लग जाती है। पैंथर आंखें छोटी करता हुआ बोला, सर आपकी कायनात मैं ही हूँ और आपकी कायनात आपको भाभी से नहीं मिलवा सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे भाभी हमारे साथ पुश्तैनी हवेली चले। दिव्यांश थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, साडू हमेशा नेगेटिव बोला कर। थोड़ी देर सोचकर दिव्यांश बोला, चल पैंथर देखते हैं। अगर मैं दिल से दृष्टि को बहुत प्यार करता हूँ तो दृष्टि शादी में जरूर आएगी, चाहे कैसे भी आए। और अगर नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि मेरे प्यार में अभी खोट है। पैंथर बोला, सर आपके दिमाग में चोट है, ऐसा नहीं होता। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, होता है पैंथर, तुम देखना ऐसा जरूर होगा। दृष्टि जरूर आएगी। पैंथर बोला, सर आपकी ऐसी बातें ना मेरे शरीर में ना झंझनाहट पैदा करती है। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप पर सूट नहीं करती। आप पर तो गुस्सा ही सूट करता है। डन। चैप्टर 68। थोड़ी देर सोचकर दिव्यांश बोला, चल पैंथर देखते हैं। अगर मैं दिल से दृष्टि को बहुत प्यार करता हूं तो दृष्टि शादी में जरूर आएगी, चाहे कैसे भी आए। और अगर नहीं आई तो मैं मान लूंगा कि मेरे प्यार में अभी खोट है। पैंथर बोला, सर आपके दिमाग में चोट है, ऐसा नहीं होता। दिव्यांश अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, होता है पैंथर, तुम देखना ऐसा जरूर होगा। दृष्टि जरूर आएगी। पैंथर बोला, सर आपकी ऐसी बातें ना मेरे शरीर में ना झंझनाहट पैदा करती है। आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप पर सूट नहीं करती। आप पर तो गुस्सा ही सूट करता है। अब आगे। रघुवंशी मिशन। आर्या और ड्रैगन के साथ शिवाय के रूम में ही खेल रहे थे। दोनों ही बेड पर बैठकर एक दूसरे के साथ बॉल से खेल रहे थे। तभी शिवाय मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। शिवाय में जब आर्या और ड्रैगन को साथ में खेलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। शिवाय आर्या को देख रहा था। सच था, शिवाय के सामने जब आर्या आती थी तो शिवाय की आंखें उसी पर टिक जाती थी। थोड़ी देर आर्या को निहारने के बाद शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, मुझसे ज्यादा अच्छी किस्मत तो इस कुत्ते की है जिसके साथ आर्या इतना टाइम स्पेंड करती है। शिवाय को भी हर्षवर्धन और हीर की शादी के बारे में पता चल गया था। शिवाय भी अब शादी में जाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था कि अगर हर्षवर्धन को उसकी करतूतों के बारे में पता चल गया तो हर्षवर्धन बिना शर्म किए सबके सामने ही शिवाय को चांटा मार देगा। शिवाय भी आर्या और ड्रैगन के साथ ही बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ड्रैगन के साथ खेलने के बाद शिवाय बोला, छुई मुई मेरे साथ पुश्तैनी हवेली चलोगी, वहां मेरे चाचू की शादी है। आर्या ने हैरानी से शिवाय को देखा।
शिवाय आर्या के देखने से समझ गया कि वह क्या पूछना चाहती है। शौर्य बोला, मेरे चाचू भी हैं, 2 भाई हैं, 1 बहन है। मेरे चाचू शादी करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हम सबको पुश्तैनी हवेली बुलाया है। आर्या ने इशारों में शिवाय से कुछ पूछा, शिवाय समझ नहीं पाया। आर्य ने फिर से इशारों में कुछ पूछा, शिवाय अब भी समझ नहीं पाया। आर्या ने पास पड़ा हुआ एक नोटपैड लिया और उसमें कुछ लिख कर शिवाय को दे दिया। शिवाय ने नोट पढ़ा, उसमें लिखा था, आपके चाचू बहुत बड़े होंगे तो इतने बड़े होकर शादी करेंगे। नोट पढ़कर शिवाय हंसने लगा। शिवाय बोला, नहीं नहीं छुई मुई, मेरे चाचू ज्यादा बड़े नहीं हैं, वह तो हमसे सिर्फ 4 साल ही बड़े हैं। आर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह मुस्कान पहली वाली मुस्कान से ज्यादा बड़ी थी, जिसे शिवाय ने नोट कर लिया, और तभी शिवाय के चेहरे पर फिर से एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय हैरानी से आर्या को देख रहा था। शिवाय खुशी के मारे बेड से उतरा और मुस्कुराकर आर्या को देखने लगा। आर्या हैरानी से शिवाय को देख रही थी। अगले पल शिवाय ने खुश होकर आर्या को गोद में उठाया और घुमा दिया। आर्या को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। शिवाय ने आर्या को नीचे उतारा, दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। शिवाय बहुत प्यार से आर्या की आंखों में देख रहा था। शिवाय के ऐसे देखने से आर्या ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल शिवाय ने अपनी फीलिंग को झटका और अपने दोनों हाथों से आर्या का चेहरा भरकर कहा, छुई मुई, तुम बातें करने लगी हो, तुम सवाल करने लगी हो, तुमने मुझसे अभी क्या पूछा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होने लगी है। आर्या को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय क्या कह रहा है, लेकिन शिवाय एक जंग जीत गया था। उसने आर्या के दिल में एक और फीलिंग डेवलप कर दी थी। शिवाय अपने खुशी खुद ही जी रहा था। तभी राजवीर कमरे में आया। राजवीर ने शिवाय को देखकर पूछा, क्या बात है सर, काफी खुश नजर आ रहे हैं। शिवाय बोला, राजवीर यह छुईमुई बातें करने लगी है। यह सुनकर राजवीर भी खुश हुआ, लेकिन मुस्कुराया नहीं। राजवीर कभी मुस्कुराता नहीं था, किसी ने राजवीर को मुस्कुराते हुए देखा नहीं था। राजवीर थोड़ा खुश होकर बोला, यह तो अच्छी बात है सर, फाइनली लिटिल गर्ल ठीक हो जाएगी तो शौर्य के पास चली जाएगी। आर्या शौर्य के पास चली जाएगी, यह सुनकर शिवाय को कहीं ना कहीं बुरा लगा। शिवाय को आर्य की आदत हो गई थी। शिवाय सुबह जब नाश्ता करता था तो आर्य के साथ ही करता था, डिनर भी वो आर्या के साथ ही करता था। शिवाय को आर्या को देखने की आदत पड़ गई थी। शिवाय बोला, तुम बताओ तुम क्यों आए। राजवीर ने कहा, रूही मैडम आ रही है, मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, यही बताने आया था। शिवाय बोला, ठीक है तुम जाओ। राजगीर जाने लगा, लेकिन फिर वह पलटकर बोला, सर पुश्तैनी हवेली लिटिल गर्ल को लेकर जाओगे। शिवाय जवाब देता हुआ बोला, हाँ राजवीर, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है, हो सकता है मेरे दुश्मन इस छुईमुई को ही टारगेट कर ले। जब तक इसे सही सलामत ठीक करके शौर्य को नहीं सौंप देता, तब तक तो यह मेरे साथ ही रहेगी। राजवीर बोला, ठीक है सर, मैं चलता हूँ। राजवीर कमरे से चला गया और शिवाय ने आर्या को देखा। शिवाय आर्या के पास जाकर बोला, चलो हम भी बातें करते हैं। आर्या लिखकर शिवाय से सवाल पूछती और शिवाय उसे जवाब देता। दूसरी तरफ राजवीर रूही को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया था। राजवीर तो रूही को जानता था, लेकिन रूही वह राजवीर को नहीं जानती थी। इतने सारे बॉडीगार्ड में उसने कभी राजवीर को नोटिस ही नहीं किया था। राजवीर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ रूही का इंतजार करने लगा। तभी सामने से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की की उम्र करीब 21 से 22 साल की होगी। उसकी हाइट करीब 5 फुट 3 इंच होगी। उस लड़की ने ब्लैक डेनिम जीन्स और वाइट कलर का टॉप, ऊपर से ब्लैक कलर की जैकेट पहनी हुई थी। बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। ब्लैक कलर का गोगल आंखों पर चढ़ाया हुआ था।
हाथ में हैंडबैग लिया हुआ था। 6 इंच की हील पहनकर कट कट करती हुई बाहर आ रही थी। रूही एयरपोर्ट से बाहर आई और उसने रघुवंशी मेंशन की टैग लगी हुई गाड़ी देखी तो समझ गई कि ये गाड़ी रघुवंशी मिशन से उसे लेने आई है। रूही सीधा गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 10 मिनट बाद रूही अपने फोन स्क्रीन को स्क्रॉल करती हुई बोली, ड्राइवर गाड़ी हवेली ले चलो। राजवीर बोला, मैम अभी रघुवंशी मेंशन चलिए, वहां से मैं आपके साथ बॉडीगार्ड भेज दूंगा, फिर आप पुश्तैनी हवेली चले जाना। रूही ने फोन को साइड में फेंका और एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं अब एक ड्राइवर मुझे बताएगा। तुम्हारी औकात है मुझे सलाह देने की, जो कहा है चुपचाप करो, गाड़ी हाईवे की तरफ मोड़ लो। यह बात तो तय थी कि राजवीर के अंदर पेशेंस बहुत था। राजवीर शिवाय के साथ रहता था और आए दिन शिवाय मजाक में ही सही लेकिन राजवीर को ताने मारता रहता था। इसीलिए राजवीर का पेशेंस लेवल काफी हाई था। राजवीर बोला, मैम हर्षवर्धन सर का आर्डर है, आपको अकेले पुश्तैनी हवेली ना भेजें, मैं हर्षवर्धन सर के आर्डर को फॉलो करूंगा। आप बिना सिक्योरिटी के पुश्तैनी हवेली नहीं जाएगी। अब रूही को गुस्सा आने लगा। रूही गुस्से में बोली, ड्राइवर जो कहा है वह करो, चुपचाप गाड़ी हाईवे पर घुमा दो, नहीं तो इस गाड़ी से उतरो, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। राजवीर बोला, सॉरी मैडम मैं गाड़ी से भी नहीं उतरूंगा। राजवीर गाड़ी ड्राइव करता ही रहा और रूही पीछे बैठी हुई जलती भूनती रही। करीब आधे घंटे बाद रूही बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, गाड़ी साइड में रोक लो। राजवीर ने गाड़ी साइड में लगा दी। राजवीर ने देखा सड़क किनारे एक आइसक्रीम शॉप है। राजवीर गाड़ी से उतरा और रूही के लिए आइसक्रीम लेने चला गया। राजवीर शॉप तक पहुंचा ही था तभी उसके कानों में गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। राजवीर ने अपनी दोनों आंखें बंद करके कहा, ओ शीट। रूही गाड़ी लेकर जा चुकी थी। दूसरी तरफ विराज को भी हर्षवर्धन की शादी के बारे में पता चला, लेकिन विराज का मन शादी में जाने का नहीं था। एक टाइम था जब घर में फंक्शन होता था तो विराज सबसे ज्यादा डांस करता था, लेकिन आज तो विराज खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। विराज काका को देखकर बोला, काका मैं नहीं जाऊंगा, चाचू से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काका बोले, ऐसा नहीं कहते विराज, तुम भी जानते हो जब से उनका तलाक हुआ है उन्होंने दूसरी शादी से तौबा कर ली थी, अब वह किसी से शादी कर रहे हैं तो तुम्हें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए। इसी बहाने पूरा परिवार साथ आ जाएगा, तुम सबसे मिल लोगे, चले जाओ बेटा, मना नहीं करते। तभी वीरा उछलती हुई गार्डन से अंदर आई। वीरा ने आधी अधूरी बात सुनकर कहा, कौन कहाँ जा रहा है, मुझे भी बताओ मैं भी चलूंगी। विराज बोला, मेरे चाचू शादी कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया है लेकिन मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। वीरा ने तब तक एक एप्पल उठा लिया था। वीरा उस एप्पल को हवा में उछालती हुई बोली, ऐसे कैसे नहीं जाना, आप जाएंगे और मैं भी चलूंगी। आपको पता है मिस्टर विराज रघुवंशी, मैंने आज तक रॉयल शादी नहीं देखी, अब मेरी औकात तो इतनी है नहीं कि मैं इतनी बड़ी शादी कर पाऊं, लेकिन देख तो सकती हूं ना, प्लीज सर चलिए ना। मुझे देखना है अमीरों की शादी कैसे होती है। विराज ने इरिटेट होकर कहा, सबकी शादी एक जैसी ही होती है, सबकी शादी में फेरे ही होते हैं, अमीर लोग भी 7 फेरे लेते हैं, ना कि 14, समझी? नहीं समझी? अब आप मुझे समझाइए मत बल्कि दिखाइए, मैं शादी में जरूर जाऊंगी, प्लीज मुझे ले चलिए, मना मत कीजिए, वीरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। विराज ने अपनी व्हीलचेयर मोड़कर बोला, मैं नहीं जा रहा, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारा अरेंजमेंट करवा दूंगा। विराज कमरे में चला गया। वीरा और काका विराज को जाते हुए देख रहे थे।
वीरा इतना तो समझ गई थी विराज पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग नहीं हुआ है। काका ने वीरा को देखकर कहा, अब क्या करोगी बिटिया? वीरा एप्पल खाते हुए बोली, करती हूँ कुछ जुगाड़। वीर ने एप्पल खा लिया। वीरा ने एक डकार लेकर कहा, जाती हूँ काका सर को मनाने। इतना कहकर वीरा विराज के कमरे की तरफ चली गई। वीरा जब कमरे में पहुंची तो विराज खिड़की के बाहर देख रहा था। वीरा कमरे में आकर बोली, सर क्या आप सारा दिन खिड़की के बाहर ही देखते रहते हैं? विराज ने बिना पलटे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। वीरा विराज के पास आ गई और पंजों के बल बैठकर विराज के कॉलर पकड़कर मुंह बनाकर बोली, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी, प्लीज चलिए ना। वीरा के इतना करीब होने से ही विराज को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। विराज बोला, वीरा तुम्हें जाना है तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं है जाने का। वीरा ने अब विराज के दोनों कॉलर को पकड़ लिया और उसे थोड़ा थोड़ा हिलाती हुई बोली, चलिए ना सर, प्लीज चलिए, प्लीज मुझे एक रॉयल शादी देखनी है, प्लीज सर चलिए ना, मुझे देखना है अमीर कैसे शादी करते हैं, आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, प्लीज चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। वीरा ने इतनी बार विराज को बोल दिया कि विराज का भी दिमाग खराब हो गया। फाइनली विराज ने कहा, ठीक है चलते हैं, अब मुझे छोड़ो। वीरा ने मुस्कुराकर विराज के कॉलर छोड़ दिए। वीरा फिर बोली, चलिए फिर आपके लिए शॉपिंग करने चलते हैं। चैप्टर 69। मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए। वीरा ने अब विराज के दोनों कॉलर को पकड़ लिया और उसे थोड़ा थोड़ा हिलाती हुई बोली, चलिए ना सर, प्लीज चलिए, प्लीज मुझे एक रॉयल शादी देखनी है, प्लीज सर चलिए ना, मुझे देखना है अमीर कैसे शादी करते हैं, आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, प्लीज चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। वीरा ने इतनी बार विराज को बोल दिया कि विराज का भी दिमाग खराब हो गया। फाइनली विराज ने कहा, ठीक है चलते हैं, अब मुझे छोड़ो। वीरा ने मुस्कुराकर विराज के कॉलर छोड़ दिए। वीरा फिर बोली, चलिए फिर आपके लिए शॉपिंग करने चलते हैं। अब आगे। वीरा के इतना कहने पर विराज वीरा के साथ पहली बार शॉपिंग मॉल आ गया। विराज का मन शॉपिंग करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वीरा इतनी जिद करती थी कि विराज मना नहीं कर पाता था। दोनों ही शॉपिंग मॉल में आ गए, उनके साथ विराज के बॉडीगार्ड भी थे। वीरा मैं यहीं पर हूं, तुम्हें जो खरीदना है जाकर खरीद लो, विराज ने एक कार्ड वीरा के हाथ में थमाते हुए कहा। वीरा ने कार्ड ले लिया और एक शॉप के अंदर चली गई। तब तक विराज अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर ही था। करीब 20 मिनट बाद वीरा वापस आई और बोली, सर यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, ऊपर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप चलिए मेरे साथ। वीरा ने विराज को बोलने का मौका ही नहीं दिया और व्हीलचेयर के पीछे जाकर विराज की व्हीलचेयर धकेलकर शॉप के अंदर ले जाने लगी। विराज मना करता हुआ बोला, वीरा मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मुझे तो वैसे भी हवेली जाकर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने हैं। वीरा व्हीलचेयर को धकेलती हुई बोली, सर कुछ तो खरीद लीजिए, 24 घंटे थोड़ी ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे। वीरा और विराज दोनों ही बात करते हुए शॉप पर जा रहे थे, तभी एक लड़की ने विराज को देखकर विराज की हंसी उड़ाते हुए कहा, अब जिसके पैर नहीं हैं, वह भी कपड़े खरीदेगा। वीरा के कानों में जब उस लड़की की आवाज गई तो वीर रुक गई। विराज समझ गया कि वीरा को गुस्सा आ गया। विराज बोला, वीरा इन बातों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हारी शॉपिंग में हेल्प कर देता हूँ। वीरा बोली, नहीं सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो भगवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कर देते हैं। और मैं नहीं चाहती इस लड़की की लंबी लंबी टांगे खराब हो जाए, इसीलिए इसके किए की पनिशमेंट मैं अभी देकर आती हूँ। विराज आवाज लगाता रहा और वीरा उस लड़की के पास पहुंच गई।
वह लड़की दिखने में मॉडल जैसी थी। उसकी उम्र करीब 27 साल होगी। 5 फुट 6 इंच हाइट, रंग गोरा, परफेक्ट फिगर। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी। देखने से ही पता चल रहा था कि कितनी अमीर है। वीरा उसके पास जाकर बोली, हाँ तो क्या फरमा रही थी आप? उस लड़की ने अपना गोगल उतारकर एटीट्यूड के साथ कहा, यही के मिस्टर विराज रघुवंशी, जिनके पैर भी नहीं है, वह भी शॉपिंग करने आए हैं। यह सुनते ही वीरा ने एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। उस लड़की का चेहरा एक साइड हो गया। उस लड़की की आंखों में गुस्सा करंट की तरह दौड़ गया। वह लड़की सीधी खड़ी हुई और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुमने नैना कपूर पर हाथ उठाया। वीरा हाथ बांधकर बोली, ओ नैना मैना तुम जो भी हो, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम किसी का मजाक बनाओ? अपनी यह लंबी लंबी टांगे संभाल कर रखना, ऐसा ना हो तुम भी विराज सर की तरफ व्हील चेयर पर आ जाओ। विराज सर के साथ तो मैं हूँ, मुझे नहीं लगता तुम जैसे लकड़ी के साथ कोई होगा भी। नैना को गुस्सा आ गया और उसने वीरा को मारने के लिए हाथ उठाया। वीरा ने उसका हाथ वही रोक लिया और दोबारा से एक थप्पड़ जड़ दिया। विराज ने तो अपने सर पर हाथ मार लिया। वीरा ने नैना का हाथ झटका और पॉइंट करके बोली, आज के बाद विराट सर के बारे में कुछ भी कहा तो तुम जानती नहीं हो वीरा को, वीरा तुम्हारी जान ले लेगी। तुम्हारी यह पतली पतली सी टांगे काटकर कुत्तों को खिला दूंगी, समझी? विराज ने जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया और विराज के बॉडीगार्ड वीरा के पास आ गए। विराज के एक बॉडीगार्ड ने वीरा को पीछे से पकड़कर कहा, बस कीजिए मैम, वह समझ गई, छोड़ दीजिए। वीरा तो इस वक्त पूरी फॉर्म में थी। उसे सच में बहुत बुरा लगा कि विराज सर का किसी ने मजाक बनाया। वीरा दिल से विराज की रिस्पेक्ट करने लगी थी। वीरा खुद को बॉडीगार्ड से छुड़वाते हुए बोली, अरे भैया छोड़िए, इसकी जुबान देखो कितनी चलती है, अभी काट कर फेंक दूंगी। आई बड़ी विराज सर को उल्टा सीधा बोलने वाली। उस बॉडीगार्ड ने वीरा को छोड़ा नहीं और धीरे से कहा, मैडम समझने की कोशिश कीजिए, यह विराज सर की एक्स चाची है। एक्स चाची सुनकर वीरा वही शांत हो गई। वीरा को बस चाची समझ आया। एक्स चाची क्या होता है, वीरा को यह बात नहीं पता थी। वीरा सीधा विराज के पास आकर बोली, सर एक्स चाची, उसका क्या मतलब होता है? यह आपकी एक्स चाची है? विराज ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मेरे चाचू ने पहले इन्हीं से शादी की थी। मेरे चाचू और इनकी एक बेटी भी है, जिसकी कस्टडी चाचू के पास है। वीरा ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, सॉरी सर, मैंने तो आपकी चाची को भी 2 चांटे लगा दिए। विराज ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, किया तो तुमने हिम्मत वाला काम है। नैना कपूर को चांटा मारना तो दूर की बात, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और तुमने तो मॉल में सबके सामने उनके गाल पर भारत का नक्शा ही छाप दिया। अपनी तारीफ सुनकर वीरा मुस्कुराकर बोली, सर आप मेरी तारीफ ही कर रहे हैं ना? विराज ने हाँ में गर्दन हिला दी। दूसरी तरफ नैना अपने चेहरे पर हाथ रखकर विराज और बिना को मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी वहां नैना का मैनेजर आ गया। मैनेजर ने नैना का सूजा हुआ गाल देखा तो पूछ ही लिया, मैम आपको क्या हुआ है? नैना गुस्से में बोली, कुछ नहीं हुआ, चलो यहाँ से। नैना आगे आगे जा रही थी और मैनेजर शॉपिंग बैग पकड़े हुए उसके पीछे पीछे चला गया। नैना गाड़ी में बैठी थी और उसने अपनी आंखों गोगल लगा लिया। नैना ने मन ही मन खुद से कहा, रघुवंशी खानदान को इसके लिए पछताना होगा। हर्षवर्धन तुम शादी कर रहे हो ना? मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगी। आफ्टर तुमने मुझे ऑफिशियल ही सही लेकिन इनवाइट किया है। विराज और वीरा ने थोड़ी बहुत ही शॉपिंग की। वीरा ने विराज के लिए कपड़े खरीदे, फिर विराज ने भी वीरा के लिए बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदी। वीरा ने कई बार विराज को मना किया, लेकिन विराज ने वीरा की तरह ही जिद करके उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी।
विराज आज खुश नजर आ रहा था। एक तो वह इतने दिनों बाद घर से बाहर निकला था, दूसरा वीरा ने उसके लिए स्टैंड लिया था। पहली बार विराज के लिए किसी ने स्टैंड लिया था। विराज मन ही मन बोला, वीरा कितनी अच्छी है, मेरे भाई मेरे लिए स्टैंड लेते हैं क्योंकि मैं उनका भाई हूँ। लेकिन वीरा तो मेरी कुछ नहीं लगती। फिर भी नैना कपूर को 2 चांटे मार आई। दूसरी तरफ रूही करीब 2 घंटे ड्राइव कर चुकी थी। रूही को अभी 3 घंटे ड्राइव और करना था, तभी वह पुश्तैनी हवेली पहुंच सकती थी। रूही ने काफी दिनों बाद स्टीयरिंग संभाला था, जिसकी वजह से वह थकने लगी थी। रात भी होने वाली थी। रूही जिस रास्ते पर थी उस रास्ते के दोनों किनारों पर जंगल था। शाम का वक्त था। रूही ने गाड़ी साइड में लगाई क्योंकि वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। रूही पानी की बोतल लेकर गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी से टेक लगाकर पानी पीने लगी। तभी रूही के सामने एक बाइक आकर रुकी। बाइक सवार ने अपना हेलमेट उतारा तो वह राजवीर था। रूही ने राजवीर को देखकर हैरानी से पूछा, यू ड्राइवर, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? राजवीर बोला, मैंने आपसे कहा था मैं हर्षवर्धन सर का आर्डर फॉलो करता हूँ। आप खुद ड्राइव करना चाहती हैं तो कर सकती हैं, मैं बस आपको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफली हवेली पहुँच जाएं। रूही ने एटीट्यूड के साथ कहा, ओ रियली, तुम्हें लगता है कि मुझे किसी से खतरा है? राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैडम समझने की कोशिश कीजिए। जब से वो एक्सीडेंट हुआ है तब से रघुवंशी परिवार के दुश्मन बढ़ गए हैं। रूही ने एटीट्यूड में अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और तभी एक बुलेट आकर रूही की गाड़ी की फ्रंट मिरर में लगी। राजवीर ने सेकंड भी नहीं गवाया और बाइक से उतरकर रूही का हाथ पकड़ा और गाड़ी के पीछे ले आया। बुलेट की आवाज सुनकर रूही का दिल धक धक करने लगा। रूही तो सच में अपनी सेफ्टी को मजाक ले रही थी, लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि उसके दुश्मन रूही को टारगेट जरूर करेंगे, इसीलिए उसने राजवीर को रूही को लाने के लिए भेजा था। राजवीर ने धीरे से कहा, मैम आप चुपचाप यही बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ बुलेट कहाँ से चली। राजवीर ने गाड़ी के पीछे से हल्का सा झांक कर देखा तो 2 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आकर रुकी। स्कॉर्पियो में 10 से 12 गुंडे बाहर निकले। राजवीर समझ गया कि वह रूही को ही मारने आए हैं। राजवीर फिर से गाड़ी के पीछे बैठ गया और अपनी बैंक में से गन निकाल कर लोड करने लगा। रूही ने राजवीर को हैरानी से देखा और बोला, तुम तो ड्राइवर हो ना? चाचू ने ड्राइवर को भी गन दे रखी है। राजवीर अपनी गन लोड करता हुआ बोला, मैम मैं ड्राइवर नहीं हूं। तो कौन हो तुम? रूही ने हैरानी से पूछा। राजवीर ने झांककर उन गुंडों को देखा और फिर बोला, मैं राजवीर हूं, शिवाय सर का बॉडीगार्ड। रूही ने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड, तुम राजवीर हो? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। रूही बोली, फिर मैं इतनी देर से तुम्हें ड्राइवर ड्राइवर कह रही हूं, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? राजवीर का ध्यान तो उन लोगों पर था जो रूही को मारने आए थे। राजवीर ने रूही की बात को झटकते हुए कहा, इट्स ओके मैम। रूही ने राजवीर को कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन राजवीर के बारे में सुना बहुत था। हर कोई राजवीर की तारीफ करता था। रूही पैंथर से तो बातें करती थी और उसे भाई बोलती थी, लेकिन राजवीर को तो उसने आज पहली बार ढंग से देखा था। इतने में फायरिंग शुरू हो गई। गुंडों ने रूही की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजवीर ने रूही का सर पकड़कर अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर के लिए फायरिंग रुक गई। उन गुंडों में से एक आदमी ने कहा, जाकर देख ले दोनों मरे या नहीं। वह आदमी धीरे कदमों से गाड़ी के पीछे देखने लगा। जैसे ही वह आदमी गाड़ी के पीछे पहुंचा, वहां ना राजवीर था और ना ही रूही। राजवीर रूही को लेकर जंगल में भाग गया था। राजवीर रूही का हाथ पकड़कर भाग रहा था, लेकिन रूही से अपनी हील की वजह से भागा नहीं जा रहा था।
रूही इरिटेट हो गई और रुककर हांफते बोली, देखो राजवीर, मैं नहीं भाग सकती, मुझसे नहीं भागा जाएगा। राजवीर रूही के पैरों के पास बैठा और उसने बहुत जल्दी से रूही की हील वाली सैंडल निकाल दी और बोला, मैम यहाँ मिट्टी है, कुछ नहीं चुभेगा, प्लीज भागिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राजवीर ने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। राजवीर ने उन गुंडों को चकमा दे दिया और वापस रोड पर आ गया। राजवीर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, मैडम बैठ जाइए। रूही पीछे बैठने लगी। राजवीर बोला, मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए हैं। चैप्टर 70। राजवीर रूही के पैरों के पास बैठा और उसने बहुत जल्दी से रूही की हील वाली सैंडल निकाल दी और बोला, मैम यहाँ मिट्टी है, कुछ नहीं चुभेगा, प्लीज भागिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। राजवीर ने फिर से रूही का हाथ पकड़ा और भागने लगा। राजवीर ने उन गुंडों को चकमा दे दिया और वापस रोड पर आ गया। राजवीर ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, मैडम बैठ जाइए। रूही पीछे बैठने लगी। राजवीर बोला, मैडम पीछे मत बैठिए, आगे बैठिए हैं। अब आगे। रूही ने हैरानी से पूछा, मैं आगे बैठूंगी? कैसे? राजवीर ने तब तक बाइक स्टार्ट कर ली थी। राजवीर बोला, मैम मेरी तरफ चेहरा करके बैठिए। रूही बोली, लेकिन क्यों? ऐसे क्यों बैठना है? पीछे बैठने में क्या प्रॉब्लम है? मैं पीछे बैठूंगी, मैं आगे कंफर्ट होकर नहीं बैठ सकती, और वैसे भी ना तुम कोई हीरो हो ना मैं हीरोइन, जो मैं तुम्हारे साथ ऐसे बैठूंगी। राजवीर बहुत शांति से बोला, मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर उन्हें पता चला तो वह पीछे से फायरिंग करेंगे और मैं नहीं चाहता आपको गोली लग जाए। एक सेकंड के लिए रूही का दिल धक हो गया। रूही बोली, और अगर तुम्हें गोली लग गई तो? राजवीर बोला, मैम मुझे पैसे इसी काम की मिलते हैं, मैं बॉडीगार्ड हूं और आपको सेव करना मेरा काम है, प्लीज बैठ जाइए। रूही राजवीर की कमर पर अपने पैर लपेटकर बैठ गई। राजवीर की तरफ चेहरा करके बैठ गई। राजवीर ने अगले ही पल बाइक स्टार्ट कर दी और हवा की तरह रूही को वहां से ले गया। दूसरी तरफ गुंडे जंगल में राजवीर और रूही को ढूंढ रहे थे। उन्होंने जैसे कि बाइक के स्टार्ट होने की आवाज सुनी, वह समझ गए कि वह दोनों रोड पर आ गए हैं, तो सारे गुंडे भी भाग का रोड पर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर राजवीर का पीछा करने लगे। रूही को राजवीर के साथ ऐसा बैठना बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। रूही आज से पहले कभी बाइक पर नहीं बैठी थी, इसीलिए उसे डर भी लग रहा था। उसने कसकर राजवीर को पकड़ा हुआ था, लेकिन राजवीर तो बहुत नॉर्मल था। उसका पूरा ध्यान उन गुंडों पर था जो उन्हें फॉलो कर रहे थे। करीब 7-8 मिनट ड्राइव करने के बाद रूही घबराती हुई बोली, राजवीर वह लोग आ रहे हैं। राजवीर बोला, मैडम आप पैनिक मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत हवेली छोड़ दूंगा। रूही फिर से घबराती हुई बोली, राजवीर वो बिल्कुल पास आ रहे हैं, और तभी अंधाधुन बुलेट चलने लगी। राजवीर ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। राजवीर बाइक को लहरा रहा था ताकि उन्हें बुलेट ना लगे। जैसे जैसे राजवीर स्पीड बढ़ा रहा था, वैसे वैसे रूही का डर बढ़ता जा रहा था। रूही ने कसकर अपने हाथ राजवीर के गले में लपेटे हुए थे और अपना चेहरा राजवीर की गर्दन में छुपाया हुआ था। राजवीर ने रूही को समझाते हुए कहा, मैम आप गन चला सकती हैं? रूही ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, शिवाय भैया सही कहते हैं, मैं बस जुबान चला सकती हूँ, मुझसे गन वन नहीं चलेगी। राजवीर के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। राजवीर तो जैसे रोबोट की तरह काम करता था, ना किसी के पंच पर हंसता, ना किसी को पंच मारना राजीव के फितरत में था ही नहीं। राजवीर ने फिर से रूही को समझाते हुए कहा, मैम बहुत आसान होता है, आपने कभी मेले में बैलून फोड़े हैं?
रूही ने सीधे हाथ से राजवीर के सीने पर मारा और बोली, लेकिन यहाँ बैलून नहीं फोड़ने, मैं नहीं चला पाऊंगी। तभी राजवीर ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी और रूही की चीख निकल गई। करीब 20 मिनट बाइक चलाने के बाद राजवीर फिर बोला, मैम समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे तो यह हमें फॉलो करते ही रहेंगे। आप मेरी गन निकालिए और स्कॉर्पियो के टायर पर निशाना लगाइए। इतने में फिर से स्कॉर्पियो राजवीर की बाइक के पास आ गई और फिर से अंधाधुन बुलेट चलने लगी। रूही को भी लगा कि उसे स्टेप लेना चाहिए, वरना गोली राजवीर को लग जाएगी। रूही ने हिम्मत रखते हुए पूछा, कहाँ है तुम्हारी गन? राजवीर बोला, मेरी बैग में। रूही अंदाजे से राजवीर की कमर पर हाथ फेरने लगी, लेकिन उसका हाथ गन तक जा ही नहीं रहा था। राजवीर को रूही के हाथ फेरने से हल्की हल्की गुदगुदी हो रही थी। राजवीर बोला, मैम 2 मिनट रुकिए, मैं निकाल कर देता हूँ। राजवीर ने अपना राइट हैंड अपनी बैक पर लगाया और गन निकालकर रूही को दे दी। रूही ने गन लेकर स्कॉर्पियो की टायर पर निशाना लगाया पर आंख बंद करके शूट कर दिया, लेकिन रूही का निशाना चूक गया। रूही हल्का सा रोते हुए बोली, यह तो सही नहीं लगा, मैंने इतनी मुश्किल से पहली बार गन चलाई पर निशाना चूक गया। राजवीर बोला, इट्स ओके मैम, दोबारा ट्राई कीजिए, इस बार जरूर लगेगा। रूही ने फिर से टायर पर निशाना लगाया। इस बार रूही ने डबल कंसंट्रेट के साथ निशाना लगाया था और किस्मत से रूही की बुलेट टायर पर जाकर ही लगी। स्कॉर्पियो सड़क पर लहराने लगी। थोड़ी देर बाद एक पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही उछल पड़ी और उसने राजवीर की गर्दन पर कसकर अपना हाथ लपेटकर कहा, राजवीर एक गाड़ी तो गई। राजवीर बोला, मैम दूसरी गाड़ी पर भी लगा सकती है, दूसरी गाड़ी पर भी निशाना लगाइए। इतने में फिर से राजवीर पर बुलेट चलने लगी। राजवीर अपनी बाइक को फिर से लहराने लगा, लेकिन तभी एक बुलेट राजवीर के बाजू पर लगी। राजवीर के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन राजवीर ने अपना हाथ बाइक के हैंडल से नहीं हटाया, बल्कि स्पीड दुगनी कर दी। तस्वीर के हाथ से खून बह रहा था, जिसे देखकर रूही घबरा रही थी। रूही की आंखें नम हो गई। राजवीर, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। राजवीर बोला, इट्स ओके मैम, बुलेट छू कर गई है, आप गाड़ी के टायर पर निशान लगाइए। रूही थोड़ा घबरा गई क्योंकि राजवीर के बाजू से लगातार खून बह रहा था। रूही बोली, अब मैं नहीं लगा पाऊंगी। राजवीर ने फिर कहा, मैम समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक और बुलेट मुझे लगी तो यह बाइक यही रुक जाएगी। आपने पहले भी लगाया था ना, अब भी आप लगा सकती हैं, कोशिश कीजिए। रूही ने फिर से दूसरी गाड़ी के टायर पर निशाना साधा और गन चला दी। रूही का निशाना चूक गया, लेकिन बुलेट इस बार ड्राइवर को लगी। बुलेट ड्राइवर को लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क के किनारे बने पेड़ से टकराकर रुक गई। रूही ने घबराते हुए कहा, निशाना चूक गया राजवीर, मैंने ड्राइवर को मार दिया। राजवीर बोला, वह कोई कॉमन मैन नहीं था, एक गुंडा था, गुंडों को मारने से पाप नहीं लगता। रूही बोली, राजवीर अब बाइक रोक दो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है। राजीवर बोला, मैम बाइक रोकना सेफ नहीं है, रात भी हो गई है, चारों तरफ जंगल है, 2.5 घंटे की बात है, आप हवेली पहुंच जाएंगी। रूही को अपनी जिद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने राजवीर की बात नहीं मानी और बिना सिक्योरिटी के यहां आ गई। रूही ने अपने बालों को एक स्कॉफ से बांधा हुआ था। रूही ने वो स्कॉफ निकाला और राजवीर के हाथ पर लपेटकर बांध दिया। रूही धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? राजवीर बोला, मैम मुझे दर्द नहीं हो रहा, आप ठीक से बैठी है ना? रूही ने हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर लगातार बाइक चला रहा था। राजवीर के हाथ में दर्द तो था, लेकिन वह इस वक्त जंगल में बाइक नहीं रोक सकता था। वह जल्द से जल्द रूही को सेफली हवेली पहुंचाना चाहता। करीब 2 घंटे बाद रूही सोने लगी। रूही ने एक लंबी फ्लाइट ली थी,
उसके बाद 2 घंटे ड्राइव की, फिर बाइक पर अनकंफर्टेबल होकर बैठी, जिसकी वजह से वह बहुत थक गई थी। रूही ने अब भी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटे हुए थे और पैर राजवीर की कमर पर। रूही ने राजवीर को कस कर पकड़ा और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर सो गई। रूही पूरी तरह सो चुकी थी। रूही के बाल राजवीर के चेहरे को छू रहे थे। राजवीर को रूही के बालों में से भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, जो बहुत अच्छी थी। करीब आधे घंटे बाद हवेली आ जाती। राजवीर भी अब थकने लगा था। ऊपर से राजवीर के हाथ से खून भी निकल रहा था। राजवीर ने बाइक की स्पीड धीमी कर दी। अचानक ही राजवीर ने हल्का सा झुककर रूही के चेहरे को देखा। राजवीर के होठ रूही के गाल को छू गए। एक सेकंड के लिए राजवीर के दिल की धड़कन बढ़ गई। रूही तो बेसुध सी अपने हाथ राजवीर की गर्दन पर लपेटकर सो रही थी। उसे तो किसी चीज का होश ही नहीं था। राजवीर ने अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को अगले ही पल कंट्रोल कर लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर में राजवीर रूही को लेकर हवेली पहुंच गया। राजवीर ने बाइक हवेली के बाहर रोकी। हर्षवर्धन बालकनी में ही खड़ा था। हर्षवर्धन ने जब राजवीर और रूही को देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वह दोनों बहुत मुश्किल से यहाँ आए हैं। हर्षवर्धन ने सेकंड भी नहीं गवाया और जल्दी से हवेली के बाहर आया। राजवीर तब तक बाइक पर ही बैठा था। राजवीर को चक्कर आ रहे थे। राजवीर ने रूही को जगाते हुए कहा, मैम उठिए, हवेली आ गई। लेकिन रूही तो बहुत कंफर्ट होकर राजवीर के सीने से चिपक कर सो रही थी। राजवीर को लग रहा था वह बाइक को लेकर गिर जाएगा। राजवीर ने फिर कहा, मैम प्लीज उठ जाइए। इस बार रूही ने आंखें मलकर राजवीर को देखा और फिर आसपास नजर घुमाकर देखा। रूही ने बहुत इनोसेंट होकर पूछा, राजवीर हम हवेली आ गए। राजवीर से बोला भी नहीं जा रहा था। राजवीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, हाँ मैम आ गए, प्लीज उठ जाइए। रूही बाइक से उतर गई। तब तक हर्षवर्धन भी वहां आ गया। हर्षवर्धन ने जैसे ही राजवीर के हाथ पर खून देखा, हर्षवर्धन की तो जैसे जान ही निकल गई। हर्षवर्धन के मिशन में काम करने वाला एक एक इंसान हर्षवर्धन के लिए अहम था। राजवीर तो फिर भी हर्षवर्धन के दिल के बहुत करीब था। राजवीर ने जैसे तैसे बाइक स्टैंड पर लगाई और बाइक से उतर गया। राजवीर एक कदम भी नहीं चल पाया था कि लड़खड़ा गया। राजवीर गिर जाता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अपनी मजबूत बाहों में राजवीर को संभाल लिया। राजवीर वहीं बेहोश हो गया। हर्षवर्धन ने राजवीर का एक हाथ अपने गर्दन पर रखा और सहारा देते हुए चिल्लाता हुआ बोला, काका जल्दी बाहर आइए। काका एक ही आवाज में बाहर आ गए और राजवीर को देखकर बोले, हर्षवर्धन इसे क्या हुआ? काका ने भी दूसरी तरफ से राजवीर को सहारा दिया और दोनों ही राजवीर को हवेली के अंदर ले आए। रूही भी पीछे पीछे हवेली के अंदर चली गई। रूही ने जब राजवीर की ऐसी हालत देखी तो वह मन ही मन खुद को कोसने लगी। राजवीर को देखकर रूही को बहुत बुरा लग रहा था, पर फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकती थी। हर्षवर्धन ने राजवीर को बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर को कॉल किया। थोड़ी देर में ही वहां डॉक्टर आ गया और राजवीर के हाथ की पट्टी करने लगा। डॉक्टर ने राजवीर की हाथ की पट्टी करके कहा, रघुवंशी साहब गोली बस हाथ को छूकर गई है, घबराने की बात नहीं है, यह मेडिसिन दे दीजिएगा, सुबह तक काफी हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक ध्यान रखिएगा कि राजवीर अपने सीधे हाथ से काम ना करें। डॉक्टर ने हर्षवर्धन को इंस्ट्रक्शन दिए और चला गया। रूही अब भी राजवीर के कमरे में ही खड़ी थी। हर्षवर्धन ने रूही को देखकर कहा, रूही अगर मुझे पता चला कि राजवीर की हालत का जिम्मेदार तुम हो तो मेरी डांट खाने के लिए तैयार रहना। रूही कुछ बोलती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने हाथ दिखाकर रूही को रोकते हुए कहा, मैं सब कुछ राजवीर के मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह से नहीं। बहुत थक गई हो, जाकर आराम कर लो।